मित्रों, जय श्री राम। ज्योतिष एक सत्य कथा में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ये सीरीज लेकर के हम फिर से एक बार उपस्थित हैं आपके लिए। मैं पंडित वरुण कुमार तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र। आपको पूर्ण ज्योतिषी बनाने के लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। आप हमारे साथ रहोगे तो हम आपको एक एक घटनाक्रम के बारे में इतना प्रवीण कर देंगे, सब कुछ आप जान जाओगे। और कैसे जीवन जीना है, कहाँ पे ऑब्स्टिकल हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आइए जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कठिन विषय की तरफ हम आपको ले आए हैं। अभी तक कारक तत्व बोल रहे थे तो शायद आप अच्छे से समझ भी रहे थे, सारी चीज़ थी, लेकिन थोड़ा गणितीय भाग है। अब सिद्धांत में अगर हम आपको कुछ गणितीय भाग नहीं समझाएंगे तो आगे इन्हीं को लेकर के फलादेश करना है। तो आप सोचोगे अरे ये कैसे हो गया, आखिर ये अरे अभी 9 ही ग्रह थे, अभी ये सारे ग्रह कहाँ से गुरुजी ले आए। अब आपको बताते हैं कि कितने उपग्रह होते हैं, तो उनको आप समझो। तो उपग्रह में मैंने कल जो प्राणपथ साधन आपको बताया था वो भी एक तरीके से उपग्रह की तरह ही काम करता है। उससे जो है जन्म को शुद्ध किया जाता है, जन्म के टाइम को तो 12 सेकंड तक शुद्ध कर सकते हैं, समझ लो। अगर आपको एक्यूरेट कुंडली बनानी है तो एक्यूरेट कुंडली तभी बनेगी जब आप प्राणपथ शोधन जानते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अप्रकाशित ग्रहों को लेते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो प्रकाशित हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, चमकते हैं और दिखते भी हैं। आप नंगी आंखों से या माइक्रोस्कोप से उनको देख सकते हो अखंड ब्रह्मांड में। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अप्रकाशित हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन पे खूब पड़ता है। और उनको रीड करेंगे हम, जो दिखाई नहीं देते हैं, तो उनका भी प्रभाव पड़ता है ना, जो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो बिना उनके हम कैसे फलादेश कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो फलादेश गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सटीक फलादेश के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसे नहीं बताते गुरु यहाँ आ गया अब ये हो जाएगा, बृहस्पति वहाँ चला गया और वो शुक्र वहाँ चला गया, राहु वहाँ चला गया, शनि यहाँ बैठ गया, अब ये क्या होगा, इस तरीके से इसको ये मिल जाएगा, उसको वो मिल जाएगा, ये राशि माला माल हो जाएगी और ये राशि कंगाल हो जाएगी। ये सब नहीं बोलने आए हैं हम आपको बताने आए हैं कि वास्तविक ज्योतिष क्या होती है। ज्योतिष एक सत्य कथा, इसीलिए इस सीरीज का नाम लिखा गया है ज्योतिष एक सत्य कथा। ज्योतिष की सत्यता आपको लेकर के आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। तो इस चीज को समझो, ज्योतिष एक सत्य कथा, इसका नाम क्यों रखा गया? वो इसी वजह से रखा गया कि यहाँ पे कोई भी बिंदु छूटने वाला नहीं है। 100% हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि आप जान सको ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष वास्तव में क्या है। तो हम आपको बताते हैं, अभी चलते हैं अप्रकाशित ग्रहों के साधन कैसे करते हैं, इसका गणित कैसे करते हैं और इसको निकालते कैसे हैं, इसका प्रभाव कैसे होता है जीवन में। विभिन्न अप्रकाशित ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में क्या क्या होता है, ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं, और हम आपको बताएंगे कि गणित करके हम अप्रकाशित ग्रहों के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप बने हुए हैं। हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे ऐसे ही तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और हम मुहूर्त शास्त्र अभी छुआ नहीं है मैंने, बहुत कुछ अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत ही है। बेसिक फंडामेंटल आपको बता रहे हैं। जब हम फलादेश करने लगेंगे ना तो आप हतप्रभ रह जाओगे कि किस तरीके से जीवन के बारे में पंडित जी ऐसा बता रहे हैं कि एक एक मिनट का घटनाक्रम आपके जीवन के बारे में बताएंगे कि अगली बार क्या होने वाला है, कहाँ कांटा गएगा आपके पैर में और कहाँ से सफलता आएगी। ठीक है, तो आप देखते हैं इसको जो है अप्रकाशित ग्रहों के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो अप्रकाशित ग्रहों में हमने आपको प्राणपथ शोधन बताया। ठीक है, ये भी इसको भी लग्न बना करके जो है पराशर महाराज ने फलादेश किया है। ये समझ लीजिए, ग्रह की तरह बिहेव करता है प्राणपथ साधन भी। ये प्राणपथ कहाँ है, तो अभी 6 मिनट में यहाँ रहेगा, 6 मिनट यहाँ रहेगा, 6 मिनट 15 पर बहुत तेजी से चलने वाला ये प्राणपथ है। तो कहने का मतलब ये प्राण है, समझ लो, ये है और ये
ये प्राण है और ये क्या है, ये ऐसे भाग चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। अब ये यहाँ आ गया, ठीक है, फिर ये यहाँ आ गया, बात समझ रहे हो, फिर यहाँ आ गया। इस तरीके से ये इधर से चल करके यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये प्राण पद है, ये प्राण ही समझो है एक तरीके से। जो प्राण वायु है ना, जो प्रथम बार जीवन देती है बच्चे को, माँ के पेट में तो माँ के ही श्वसन से उसका काम चलता है, लेकिन जब वो इस लोक में आता है तो प्रथम बार सांस लेता है, तो यहाँ की हवा उसके फेफड़े में जाती है। तो अगर यह प्राण वायु लग्न से संबंध बना रही है तो यह अमृत स्वरूप वायु उसके फेफड़े में जाएगी और उसका कष्ट दूर हो जाएगा और वो महान तेजस्वी होगा, कभी बीमार नहीं होगा और पूर्ण आयु जिएगा, ठीक है। लेकिन अब गलती से हम इसको इसलिए समझा रहे हैं आपको कि गलती से हुआ क्या कि अब ये गोलिक है, ये शनि का भाग है, ये विष है, ठीक है, इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं? मान लिया बच्चे का जन्म हुआ उस दिन रविवार था और रविवार का दिन था, तो दिन मान सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय निकाल करके कुल दिन मान को 8 भाग कर देंगे, 8 से भाग दे देंगे। मान लिया जो है 90 आ गया, 90 मिनट, ठीक है, 1 भाग। तो अगर दिन है तो रविवार को रविवार से ही लेंगे, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी 7वां भाग जो होगा वो गुलिक का होगा, शनि का होगा ना, 7वां भाग शनि का होगा और शनि का जो भाग होगा वही गुलिक कहलाता है। तो प्रत्येक दिन गुलिक अलग अलग होता है, तो ये शनि का भाग है। अब पता चला कि ये जो शनि का भाग है, अब इसको निकालेंगे कि किस किस खाने में जा रहा है। अब इसको निकालने के लिए इसे 7वां भाग हमने ले लिया, 90 मिनट आप आगे गए तो पता चला कि 3 बजे शनि का भाग रविवार के दिन में शुरू हो रहा था। कितने बजे? 3 बजे दिन में, ठीक है। इसको गणित करेंगे तो 3 ही बजे आएगा लगभग, मैं आपको बता दूं। 3 बजे दिन में शुरू हो रहा था शनि जो है उसका गुलिक यानी विष का भाग शुरू हो रहा था। तो विष कहाँ था उस समय ब्रह्मांड में? तो इसको देखने के लिए हम ये देखेंगे कि 3 बजे कौन सी लग्न का उदय हो रही थी क्षितिज से। भाई ये जो है 12 राशियां 24 घंटे में उदय होती है ना, हर राशि को उदय होने में 2 घंटे लगते हैं क्षितिज से। तो देखेंगे वो 3 बजे कौन सी राशि उदय हो रही थी हॉरिजेंटल से। बात समझ रहे हैं? तो अब हमने पाया कि उस समय जो है सिंह राशि उदय हो रही थी, सिंह राशि उदय हो रही थी। अब पता क्या चला कि बच्चे का जब जन्म हुआ था तो गुलिक भी सिंह राशि में, ओ प्राणपद भी सिंह राशि में था, और जो है उस टाइम उस दिन सिंह राशि में ही गुलिक भी चल रहा था। गुलिक तो पूरा दिन सिंह राशि में ही चलेगा ना। अब सिंह राशि कहाँ इसमें जा रही है, लग्न बदलता जाएगा, सिंह राशि घूमती रहेगी इसमें। तो अब पता क्या चला कि उस दिन शनि का भाग जो गुलिक था, जो विष था, जो जहर था, वो प्राण पद के साथ था उस टाइम। क्योंकि 6 मिनट के लिए प्राण पद आता है ना एक भाव में, ये 6 मिनट के लिए आता है और ये 12 घंटे के लिए रहता है, समझ लो। तो गुलिक पहले आ जाएगा, 12 घंटे उसको आराम करना है सिंह राशि में, और वो वहां बैठा हुआ है जहर का घड़ा, कालकूट विष यहां पर बिल्कुल बैठा हुआ है। और 6 मिनट के लिए बेचारा उड़ते हुए प्राणपद सभी राशियों को पार करते हुए तेजी के साथ कहां प्रवेश कर गया? विश्व में प्रवेश कर गया।
प्राणपद जो अमृत तत्व था वो कहाँ चला गया? विष में चला गया, कालकूट जहर में चला गया। अब हुआ क्या? उसी समय बच्चे का जन्म हो गया, उसी टाइम बच्चे का जन्म हो गया। तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? अरे गंदा पानी पी गया, गंदा पानी पी गया, इसको आईसीयू में ले चलो, अब इसको कैसे बचाया जाए। तो ये गंदा पानी क्या है? यही है जो शनि का भाग है, ये विष है, जहर चला गया उसके अंदर। जो गंदगी नहीं जानी चाहिए थी पेट में या फेफड़े में, सांस के साथ फेफड़े में चली गई। अब क्या होगा कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर अब कहते हैं मांडी की क्या स्थिति थी, अगर थोड़ा मोड़ा है उसमें कहीं थोड़ा छेपक लगा हुआ है गुलिक का, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि ये बहुत तेज है ना प्राणपद, ये तो 6 मिनट में निकल जाता है और उसे रहना 12 घंटे है। तो जो है अगर थोड़ा बहुत पूछ वूछ इसकी लगी हुई है तो बच्चा आईसीयू में जाएगा, जो है दवाई होगी और 4-6 दिन के बाद सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मांडी है, मांडी का मतलब हुआ कि 90 मिनट का ये भाग है ना, अब 90 मिनट को आप 2 से ये देखो 2 से डिवाइड कर दो, तो जो मध्य भाग होगा गुलिक का ना, यानी 45 मिनट मध्य भाग, यानी 3 बजे, मतलब हुआ कि 3 बजे प्लस 45 मिनट, यानी 3:45 ये मध्य भागों से मांदी बोलते हैं। ये ज्यादा खतरनाक होता है, ये बिल्कुल पीक पर होता है उस समय। अगर ये टच कर गया ना तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब उन्हीं बच्चों को हम नहीं बचा पाते हैं। ये तीव्र कर्म है, इनका कई बार पूजा पाठ करने पर भी जो है तीव्र कर्म जो होते हैं वो फलित हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं। तो इस चीज को समझ गए। अब आप गुलिक को तो समझ ही गए होंगे, लेकिन अब रात्रि का जन्म है आपका तो इसमें थोड़ा सा फार्मूला बदल जाएगा। रात्रि का जन्म है तो जैसे रविवार के रात्रि का जन्म है, अगले दिन सोमवार है, तो रविवार के रात्रि का जन्म है तो रात्रिमान को 8 से भाग दे देंगे। सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय तक के टाइम को 8 से भाग दे देंगे। अब 8 से भाग दे देंगे, लेकिन गणना कैसे करेंगे? गणना करेंगे रविवार से 5 दिन आगे निकल जाएंगे, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। अब उस दिन जो पहला 90 मिनट होगा वो बृहस्पति का होगा रात्रि में। दिन में तो रविवार है तो सूर्य का ही होगा, रवि का ही होगा, लेकिन रात्रि में, उसी दिन के रात्रि में पहला खंड गुरु को जाएगा, बृहस्पति को 5वें वार में जाएगा। अर्थात रात्रि में जो तीसरा 90 मिनट है वही गुलिक का होगा। तो अब क्या, 27 मिनट, यानी एक तरीके से बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी 9 दूनी 18 मिनट। 18 मिनट के बाद सूर्य अस्त हो रहा है, जैसे 6:30 बजे सूर्य अस्त हुआ या 7 बजे सूर्य अस्त हुआ, तो 90 दूना 180 मिनट बीत गए, यानी 6×18 3 घंटे बीत गया, यानी 7-3 10 बजे के बाद जो है शनि का भाग आ जाएगा, यानी गुलिक आ जाएगा, गुलिक और मांडी 10 बजे के बाद। अब 10 बजे के बाद पूरा 12 घंटे की अगर रात है ना तो 12 घंटे वो जो है 10 बजे जो लग्न उदय हो रहा है रात्रि में, कोई ना कोई लग्न हमेशा उदय हो रहा होता है चित्त से, ऐसा नहीं फुल स्टॉप हो जाता है। ये प्रक्रिया प्रतिक्षण चलती रहती है। तो जो लग्न 10 बजे उदय हो रहा है ना रात्रि में, गुलिक उसी लग्न की राशि में उसी में होगा पूरे 12 घंटे। अब यही चीज अगर प्राणपद वहां टकराता है जाकर के 10 बजे के बाद, उस लग्न में, जिस लग्न में गुलिक है, तो समस्या रात्रि में पैदा होगी। ये चीज समझ गए? ये गणित है, इसको समझना पड़ेगा। तो गुलिक और मांडी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आपको चलते हैं अप्रकाशित ग्रहों के बारे में। अप्रकाशित ग्रहों के बारे में सबसे पहले धूम है। धूम का मतलब होता है धुआं, जहां कुछ दिखता नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल लो है,
धुआं धुआं क्या दिखेगा आपको, हाथ पसारा नहीं सूझेगा, तो ये धूम है। तो अब चूंकि सारे ग्रह सूर्य से ही निकले हैं, तो अप्रकाशित ग्रह भी सूर्य से ही निकले हैं। तो ये सूर्य अस्पष्ट जितना है, जितना सूर्य अस्पष्ट है, उसमें अगर 4 राशि 13 डिग्री 20 कला जोड़ दिया जाए, 4 राशि का मतलब होगा 3 चौक 12 120 डिग्री और 133 डिग्री और 20 कला समझ लो, उसमें जोड़ दिया जाए सूर्य अस्पष्ट में, उस दिन सूर्य अस्पष्ट जहां है जोड़ दिया जाए, तो क्या जो है आपको मिल जाएगा, तो धूम मिल जाएगा। मतलब जहां आप हो वहां से इतने कोण पर धूम विद्यमान है ब्रह्मांड में। तो अब सूर्य जैसे मान लिया कि यहाँ पे मिथुन राशि में है, तो 4 राशि 13 डिग्री और 20 डिग्री का है, तो इसमें धूम पता करना, धूम कैसे पता करोगे, आप उदाहरण से समझते हैं। और 4 राशि यानी 2 राशि 20 डिग्री पर है, तो 4 2 6 राशि और 33 डिग्री यानी 7 राशि 3 डिग्री हो गया, 33 में 30 डिग्री की एक राशि हो गई, तो 7 राशि हो गई, तो 7 राशि 3 डिग्री 20 कला हो गया। तो 7 राशि नहीं, 7 राशि पार करके 6 7 राशि को पार करके 3 डिग्री और 20 कला, ये कहाँ आ गया, ये आपको धूम यहां मिला 8वें घर में। तो धूम उपग्रह आपका 8वें घर में आ गया, बात समझ, 3 डिग्री का है। तो ये समझ गए आप। अच्छा, ये फल क्या देगा, ये महाविनाश देने के लिए जाना जाता है। बहुत ज्यादा नुकसान करता है जहां रहता है। अब यहाँ की चीजों को नुकसान करेगा, यहाँ पैतृक संपत्ति को नुकसान करेगा, यहाँ इनके ससुराल को पक्ष को नुकसान करेगा, यहाँ उस राशि को नुकसान करेगा जो आपको मिलने वाली है, कोई गिफ्ट कोई देने वाला है आपको, या आपको जो पैसा आपने कमाया नहीं है कोई ऐसे ही दे रहा है आपको, उस राशि को नुकसान कर, उनको नुकसान करेगा, वो आपको मिल नहीं पाएगा। अच्छा, और एक जो पॉजिटिव बिंदु है वो क्या है, पीड़ा का घर है, तो पीड़ा को भी मतलब पीड़ा को मार देगा, कष्ट नहीं होगा आपको। तो 8वें में तो लगभग ठीक ही परिणाम देना चाहिए, क्योंकि 3 6 10 11 12 और 8 इनमें ये ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि ये बुरे भाव हैं, तो बुरे भाव की चीजों को फिनिश कर देते हैं, मार देते हैं, तो कुछ बुराई पीड़ा दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाता है। तो ये चलो ठीक है, ये राजयोगकारी हो गया यहाँ पर। अब आपको बताते हैं परिघ। और परिघ का मतलब होता है, परिधि का मतलब होता है घेरा, परिधि वृत्त में परिधि होती है ना, घेरा, घेरा क्या, रिंग कह लो। तो ये क्या है कि ये एक उपग्रह है जिसे रिंग बोलते हैं। तो अब व्यतिपात जो आया है, जैसे व्यतिपात जो है, व्यतिपात 12 राशि में धूम को घटाने पर मिलता है। धूम को घटाने पर प्राप्त होता है, ठीक है। 12 राशि में धूम को जब घटाया जाएगा तो व्यतिपात प्राप्त होगा। और व्यतिपात में जब 180 डिग्री जोड़ा जाएगा, यानी 6 राशि 3 6 18 6 राशि जोड़ी जाएगी व्यतिपात में, तो परिधि मिलेगा आपको, जो रिंग घेरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कुंडली में कौन से भाव को घेरे हुए है ये उपग्रह, ठीक है, प्रतिबंधित किए हुए, बंधन लगा रहा है। तो ये परिणाम क्या देता है, ये जल से भय देता है, यानी डूबने का खतरा बना है आपको। अगर ये लग्न से या लग्नेश से संबंध बना लेता है तो ये जान लो कि पानी से आपको खतरा है, आप डूब जाओगे, पक्का डूब जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जल से भय यही उपग्रह देता है, परिधि। ये बंधन है, जेल पहुंचाएगा आपको, और मतलब घेरा मार देता है आपके चारों तरफ, गोला मार देता है आपको, बांध देता है, जकड़ देता है जंजीरों में।
तो ये जो है ये परिधि है। अब इंद्रचाप के बारे में बताते हैं। इंद्रचाप 12 राशि में परिवेश घटाएं। ठीक है, जो परिवेश का मान है, यानी जो परिधि का मान है, उसमें 12 राशि में परिधि के मान को हटा दें। जो परिधि का मान आया है ना, उसमें 12 राशि में परिधि के मान को घटा दें। फिर जो आएगा वही मान इंद्रचाप का होगा और उसी भाव में इंद्रचाप जाएगा। अब इंद्रचाप का फल क्या है? ऊंचाई से गिरना। जैसे बहुत लोग होते नहीं है कि छत से गिर गए भैया, अच्छे अच्छे जगह से छत से गिर गए, और पहाड़ से गिर गए, घाटी से गिर गए। ऊंचाई से वही लोग गिरते हैं जिनका लग्न या लग्नेश का संबंध जो है किससे हो जाता है? इंद्रचाप से हो जाता है। बात समझ गए? अब आते हैं आगे, ये निकलता कैसे है? हाँ, 12 राशि में परिधि को घटा दिया जाएगा तो ये निकल आएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे, व्यतिपात को देखते हैं। तो व्यतिपात जो है 12 राशि में धूम के मान को घटा लीजिए। ठीक है, जैसे हमने बताया कि ये 7 राशि और 3 डिग्री 20 कला, तो 7 राशि 3 डिग्री 20 कला आया, तो इसे 12 में से घटा लो तो कितना आ जाएगा? 12 में से घटा लो, क्या है? 7 राशि हो गया और 3 डिग्री हो गया और 20 कला हो गया। ठीक है, एक राशि इधर आएगी तो इधर हो जाएगा 27 क्या 26 होगा। ठीक है, 26 40 ये हो गया। ठीक है, 11 में से 7 गई 4, तो ये 4 राशि और 26 डिग्री 40 कला, 4 राशि 26 डिग्री 40 कला पार करने के बाद ये आएगा व्यतिपात। अब व्यतिपात कहाँ है? कहाँ है इसमें? 4 राशि 26 डिग्री 40 कला, यानी व्यतिपात यहां आ गया। अब यहां पर व्यतिपात का फल क्या होगा? इसका ये क्या फल देता है? अचानक संकट, पशुओं से खतरा। अब भैया यहां पे आ गया 5वें, तो ये लग्न से भी संबंध बन गया ना, त्रिकोण में आ गया। अब इस जातक को जो है पशुओं से खतरा होगा, कुत्ता काट लेगा या कोई मरकहा पशु उठा के पटक देगा, तो इस तरीके से जीव जंतुओं से इसको खतरा बनेगा और उसके बाद में अचानक समस्या आएगी। अब इस जातक को अपने बच्चे को लेकर के समस्या आएगी, पुत्र को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, और गवर्नमेंट का भाव है ये लेकर के, और पेट में अचानक दर्द शुरू होगा क्योंकि ये 5वां भाव पेट है। तो ये सारी चीजें हैं, ज्ञान को लेकर के, बुद्धि को लेकर के सारी समस्या 5म भाव से ही क्रिएट होगी, क्योंकि ये भाव अब निगेटिव हो चुका है पूरी तरीके से, व्यतिपात का संबंध बन गया इससे। अब जो है इसी तरीके से आप उपकेतु को ले लीजिए। अब उपकेतु जो है, उपकेतु केतु का ही रूप है। ठीक है, तो ये क्या है? इसको इंद्रचाप जो है, इंद्रचाप का जितना मान था ना, इंद्रचाप के मान में 16 डिग्री 40 कला अगर जोड़ दो तो उपकेतु आ जाता है। अब ये कारण का है किस भाव में जाएगा? जैसे व्यतिपात यहां गया, धूम यहां गया, ऐसे ये भी किसी भाव में जाएगा। तो अगर ये जो है 3 6 10 11 8 12 में संबंध बनाए तो राजयोगकारी होते हैं। बाकी जैसे ये यहाँ 5वें संबंध बना गया ना त्रिकोण में, तो ये क्या है? ये यहाँ पर बहुत नुकसानदायक है, पीड़ादायक है। ठीक है, तो ये देख लियो उपकेतु, सिखी या ध्वज कहते हैं। सिखी का मतलब होता है शिखा, जो देख रहे हो ना, और ध्वज यानी पताका जो लगाते हैं, वो केतु का ही रूप होता है। अब ये अगर त्रिकोण में चला जाए, केंद्र में चला जाए, इस तरीके से परिवार भाव में चला जाए,
तो क्या होता है, पत्नी भाव में चला जाए, नवम भाव में चला जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये पतन करेगा, वहीं आपको गिराएगा, आपका वहीं से विनाश हो जाएगा, वहीं से पतन हो जाएगा, वही भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। इतना इल्यूजन, इतना इल्यूजन, इतना इल्यूजन कि आप उस भ्रम से निकल ही नहीं पाओगे, उस भ्रम को नहीं काट पाओगे। और इंद्रचाप में शस्त्र पीड़ा भी है। पता है कि फलाने जा रहे थे यार, कुछ नहीं, उसकी तो गलती ही नहीं थी, उसको गोली मार दी हैं, और उसको तलवार मार दिया, उसको भाला मार दिया। क्या अस्त्र शस्त्र से खतरा होता है ऐसे लोगों को, जो अगर लग्न या लग्न से संबंध बना ले, जो है ये इंद्रचाप। अब उपकेतु, पतन, भ्रम और अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, घटनाएं, सब कुछ ठीक ठाक था, अरे क्या हो गया, होता नहीं, अरे है कैसे हो गया। अचानक जो जीवन में सडनली जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनको जो है ये उपकेतु रिप्रेजेंट करता है। अगर शुभ भाव से संबंध बना ले तो, अशुभ भाव से संबंध बनाता है तो राजयोगकारी है, समझ गए। अच्छा, अगले वीडियो में हम कुछ चीजें और लेकर के आएंगे। जैसे शनि का भाग आपने गुलिक देखा, ठीक है, और मांडी देखा आपने, ये भी शनि का भाग है, शनि का ही भाग है, शनि के ही उपग्रह हैं। और जैसे सूर्य का उपग्रह काल है, ठीक है, और मंगल का उपग्रह मृत्यु है, और गुरु का उपग्रह यमघंट है। और बुध का जो है अर्घ प्रहर है, बुध का अर्घ प्रहर है। तो इस तरीके से जो है हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आपको कहीं भी इस तरीके से वीडियो पूरे YouTube में नहीं मिलेगी, जो वीडियो हम बना रहे हैं। तो आपको चूंकि वास्तव में ज्योतिष का विद्वान बनाना है, इसलिए ये रिसर्च पर आधारित जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। ये हमारे लिए भी आसान नहीं होता है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं, तब आपके समक्ष दे पाते हैं। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें बड़ा मनोबल मिलता है। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो यदि हमारे लिए आप कुछ कर सको तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो।